नमस्कार, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। महेश गुप्ता, फाउंडर चेयरमैन कैंट आरो सिस्टम लिमिटेड। किस तरह से ये पूरा सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा जो आज पूरे देश में कैंट आरो महेश गुप्ता एक नाम है। जर्नी होती चली जाती है, उसका पता नहीं लगता। 1998 में जी बच्चे बीमार हुए तो पता चला पानी की अशुद्धियों की वजह से बीमार हुए, तो उसके लिए वाटर प्यूरीफायर बनाने की कोशिश करी। तो एक बनाया अपने लिए, क्योंकि संस्था शुरू कर दी थी। फिर लगा ये चीज़ खाली मेरे लिए नहीं, पूरी देश को ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे चेहरे हमारे साथ अमूमन होते हैं, इनका योगदान तो भुलाया ही नहीं जा सकता। मेंशन करना चाहूँगा दो प्रमुख हस्तियों का जिन्होंने मेरे मनोबल को कायम रखा और मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। श्री रविशंकर, उन्होंने कहा था नहीं, काम करो और बड़ा काम करो और समाज के लिए काम करो। दूसरा व्यक्ति चर्चा करूंगा होने के लिए, वो कॉमर्शियल नेचर आप कह सकते हैं, हेमा मालिनी जी का हमारे इस बिजनेस के अंदर आना, और उनके आने के बाद और उनके प्रचार करने के बाद इसको हमको पीछे देखना नहीं पड़ा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत सारी चीज़ जो वर्तमान सरकार है वो ये दावा भी करती हैं कि हमने व्यापारियों के खासकर बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जब मोदी जी आए थे तो एक बड़ा कैंपेन लेके आए, मेक इन इंडिया में। उन्होंने प्रोत्साहन दिया इंडियन इंडस्ट्रीज को कि आप आइए यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाइए और काम करिए। इकोनॉमी की जो मजबूती है, कम से कम इस तरह के झटकों को हम सहन कर सकते हैं। फिर भी हमने 8.2% से ग्रो किया है। इसका मतलब हमारी इतनी रेजिलियंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को, झटकों को झेल सकते हैं। ये TDS का जो विषय है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर समझा दें। नमस्कार, द फर्स्ट विटनेस का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अमूमन हमने सुना कि पानी पिलाना धर्म होता है और सबसे बड़ा धर्म होता है, मानवता की सबसे बड़ी सेवा होती है। और शुद्ध पानी पिलाना तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य है मानवता के लिए। आप समझ ही गए होंगे मैं बात दरअसल कर रहा हूं जो आज के हमारे मेहमान हैं, वो कैंट आरो के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। इसके अलावा बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आध्यात्मिक हैं, और IIT कानपुर से वो इंजीनियरिंग उन्होंने की है। इसके अलावा बड़ी चीज़ आपको बता दें, PhD कॉमर्स के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हाँ, महेश गुप्ता जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। मैं बहुत थोड़ा बता पाया हूँ आपके बारे में। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सी अपनी जर्नी, किस तरह से ये पूरा सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा जो आज पूरे देश में कैंट आरो महेश गुप्ता एक नाम है। जर्नी होती चली जाती है, उसका पता नहीं लगता। जी, एक मध्य वर्ग का प्राणी हूँ मैं। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इंजीनियरिंग करी IIT कानपुर से, नौकरी में आए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, 10 साल नौकरी करी। फिर मन में आया कुछ करना है, बड़ा करना है, तो बिजनेस शुरू किया। ऑयल को कंजर्वेशन करने का, कैसे बचाया जाए। 1998 में जी बच्चे बीमार हुए तो पता चला पानी की अशुद्धियों की वजह से बीमार हुए, तो उसके लिए वाटर प्यूरीफायर बनाने की कोशिश करी। तो एक बनाया अपने लिए, क्योंकि संस्था शुरू कर दी थी। फिर लगा ये चीज़ खाली मेरे लिए नहीं, पूरी देश को ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि पानी की क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है, और खाली हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी ख़राब हो रही है। जी, धीरे धीरे करके लोगों को पसंद आने लगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी थी, पेटेंट्स बनाए, अलग अलग रिसर्च करी इसके अंदर। तो आज हमारे पास एक ऐसा प्यूरीफायर है जो कितना भी पानी ख़राब हो नदियों का, कितना भी पानी ख़राब हो भूजल का, उसको इतना शुद्ध बना देता है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसको 100% सेव कर देता है। तो मुझे खुशी है कि हम ये काम कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी चीज़ है सर, क्योंकि अमूमन जैसे एक दौर था ना कि कोलगेट, कोई भी पेस्ट लेना है तो कैंट आरो को भी इस तरह का नाम बना दिया आपने कि लोग कहते हैं कि कैंट आरो लगवा लो। आरो कोई सा भी हो, लेकिन नाम ऐसा कि कैंट आरो। ये जो सफ़र था, इस इतने बड़े मुकाम को हासिल करने में कहीं ये भी रहा कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे? बहुत चैलेंजेस आए। 25 साल का सफ़र है ये जी। इस 25 साल के सफ़र में 7 साल तो बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा था, महंगा बिकता था, और जब हम बेचने चाहते थे हमारा कोई औचित्य नहीं था उस वक्त। तो लोग कहते थे पता नहीं आज लगाएंगे कल ये भाग जाएंगे, तो हम इतने पैसे खर्च होंगे। बट धीरे धीरे करके जिन जिन लोगों ने लगाया उनको अच्छा लगा, और उन्होंने अपने दोस्तों को लगवाया,
और इस तरह से मकाम पे एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी करके मकान बनता चला गया। कितनी बड़ी कहानी है कैंटारो की। ये इतनी आसानी से जो आज हम नाम सुनते हैं और हमारे घरों में एक शुद्ध पानी देने की गारंटी है, वो बहुत मुश्किलों से गुजरा। सर एक और बात, इतना बहुत सारी जब दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे चेहरे हमारे साथ अमूमन होते हैं जो हमें याद रहते हैं कि इस यात्रा के दौरान इनका योगदान तो भुलाया ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसे नाम? नहीं, बहुत नाम है ऐसे। अपने दोस्त लोग रहे, अपने रिश्तेदार लोग रहे जिन्होंने मुश्किल समय में भी हमारा साथ निभाया। बट मैं मेंशन करना चाहूँगा दो प्रमुख हस्तियों का जिन्होंने मेरे मनोबल को कायम रखा और मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। श्री रविशंकर जी, जब मैं इसका काम शुरू नहीं किया था, उन्होंने कहा था नहीं काम करो और बड़ा काम करो और समाज के लिए काम करो। तो वो जर्नी थी मेरी, इस जर्नी के अंदर जो मैंने काम शुरू किया, और उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मेरे को दिया, नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और ये सफल होगा, अब काम करिए उसको। क्या मैं दूसरा व्यक्ति चर्चा करूंगा होने के लिए, वो कॉमर्शियल नेचर आप कह सकते हैं, हेमा मालिनी जी का हमारे इस बिजनेस के अंदर आना। जब उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया 2005 में, तब हमको लोग जानते नहीं थे, बट हम लोगों ने एक चॉइस हमारी अच्छी हो गई, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उनके आने के बाद और उनके प्रचार करने के बाद इसको हमको पीछे देखना नहीं पड़ा। निश्चित रूप से, क्योंकि हेमा मालिनी के जो चेहरे से लोगों में एक विश्वसनीयता का भाव बढ़ा। मुझे तो याद है कि उन्होंने एक बार संसद में भी शायद ये कह दिया था कि शुद्ध पानी के लिए कैंटारो लगवा दीजिए। जी, वो एक ऐसा नाम बन गया कि उनकी शक्ल सामने आती है तो लोग कहते हैं कैंट के ब्रांड एम्बेसडर। एक दूसरे के पूरक हो गए। एक दूसरे के पूरक है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि बड़ी चीज़ कभी भी बगैर चैलेंजेस और बगैर मुश्किल के तो होती ही नहीं। एक और बात आती है सर, पिछले 10-12 साल से हम जिस तरह से प्रगति की बात कर रहे हैं, आप PhD कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत सारी चीज़ जो वर्तमान सरकार है वो ये दावा भी करती हैं कि हमने व्यापारियों के खासकर बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसे कुछ जो स्टेप्स हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी। अगर हम उससे पहले का एक नज़रिया देखें और आज का धरातल पे जो स्थल देखें, बहुत चीज़ बदल गई है। क्या चीज़ें बदली हैं वो मैं गिनाना शुरू करूँगा तो वो अनगिनत चीज़ें हैं। बट सबसे पहले जब मोदी जी आए थे तो एक बड़ा कैंपेन लेके आए, मेक इन इंडिया। जी, मेक इन इंडिया कैंपेन में उन्होंने प्रोत्साहन दिया इंडियन इंडस्ट्रीज को कि आप आइए यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाइए और काम करिए। वहाँ से शुरू होकर जो चला, जब 2017 में GST का कानून लाए सरकार, तो हमारा जो बाजार था वो एक स्टेट में सीमित था। उस बाजार को पूरे देश में खोल दिया उन्होंने GST लाने के बाद में। और हमने देखा उसके बाद में एक जो बिजनेस में तरक्की हुई है वो अनपैरेलल्ड तरक्की हुई है। हालांकि बीच में नोटबंदी भी एक लाए थे वो अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, बट वो कामयाब भी हुई उसके हिसाब से। तो हमने देखा फॉर्मलाइज हो गई पूरी इकनॉमी, जो कि पहले काम कच्चे पक्के का होता था, अब सारा काम पक्के का काम होता है। GST आने के बाद और ज़्यादा पक्के का काम हुआ। तो आप देख रहे हैं हर साल में GST की कलेक्शन बढ़ रही है। तो लोगों का फॉर्मलाइज इकनॉमी होने से एक बहुत बड़ी ग्रोथ हम लोगों को आई है, और ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज करती रही है सरकार। अभी देखिए, पहले कोई डिजिटल इकनॉमी नहीं होती थी जी, अभी पूरी इकनॉमी डिजिटल हो गई, UPI ट्रांजैक्शन हो गए। छोटे छोटे बिजनेसमैन आज फॉर्मल इकनॉमी में काम करते हैं, जेब में पैसे नहीं लेके चलते हैं, सिर्फ एक कार्ड रहता है या उनके पास फ़ोन रहता है, फ़ोन के अंदर सारे ट्रांजैक्शन उनके हो जाते हैं। तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज बिल्ड किया है वो इंडस्ट्री को भी और कॉमन मैन को भी सबको हेल्प कर रहा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता चला जा रहा है। सरकार अभी नया लॉ लाई है, 4 कोड्स ऑफ लेबर लॉज लाई है जी। इतने सारे लॉज इकट्ठे थे, उनको निकाल के 4 कोड में उन्होंने डाल दिया, और एक वर्कर के लिए बेनिफिट दिया। एक जो अनऑर्गेनाइज वर्कर था, एक गिग वर्कर था, उसको भी एक फॉर्मलाइज वे में लाए। खाली ये लॉज जो लेबर लॉज थे खाली इंडस्ट्रीज के वर्कर के लिए ना रहें, कोई भी आदमी घर के बाहर निकलता है उसको भी एक प्रोटेक्शन वेलफेयर मिलना चाहिए, वो लाए। इंडस्ट्री को भी फ़ायदा इससे होगा कि आप अब ओवर टाइम देना है तो ओवर टाइम करा सकते हैं, और एक वुमेन को भी जो आपकी फीमेल लेबर रहती थी उसको ओवर टाइम करना अलाउड नहीं था। ये कोई लॉ तो नहीं था, ये बहुत गलत लॉ था। अब उन्होंने उसको भी अलाउ किया उसके अंदर करने के लिए, अगर वो काम करना चाहती है तो।
तो इससे वेलफेयर बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, अनगिनत ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस मैं गिना सकता हूँ आपको। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लगातार सुधार हो रहे हैं, अभी हाल ही में जीएसटी की स्लैब में बदलाव करके भी, जीएसटी की स्लैब में भी बदलाव करके एकदम बूस्ट किया उन्होंने इकोनॉमी को, और इसके रिजल्ट कल हमने देखे। जीडीपी का ग्रोथ 8.2% ग्रोथ, जो अगर 2 साल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ देखने को मिला है। और मेरे को अचंभा नहीं होगा जब आपको सितंबर के बाद में अक्टूबर के रिजल्ट आएंगे, जो कि दिवाली का असली सीज़न था। और अभी नवंबर और दिसंबर में हम देख रहे हैं शादियों का मौसम है, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होना है। ये 8.2 से बहुत ज़्यादा जंप ना ले ले, ये मेरा ऐसा अनुमान है इंडस्ट्री का। निश्चित रूप से हर देशवासी ये आशा करता, उम्मीद करता है कि इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस के साथ सर ये भी आते हैं, चाहे विपक्ष की बात हो या दूसरे की, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात है, जिस लिहाज से देश में आना चाहिए, जिस लिहाज से गवर्नमेंट ने दावा किया, उसमें बताते हैं कि कामयाबी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 तरह से आता है। एक सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट करती है। सरकार का इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़ोरों से इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है आज की तारीख में, ये तो हम देख पा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग चल रही है, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे आपके बाकी चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, सरकार का इन्वेस्टमेंट ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अभी सबड्यूड है। वो सबड्यूड का रीज़न एक ये था कि डिमांड, अभी जो हमारी कैपेसिटी है ज़्यादा है कंपेयर टू डिमांड। बट गवर्नमेंट ने अभी स्कीम्स लेके आई, पीएलआई की स्कीम। उस पीएलआई की स्कीम की वजह से इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू हो चुका है। अभी देखें तो मोबाइल फ़ोन इंडिया में बनते नहीं थे। 10 बिलियन का एक्सपोर्ट, $10 बिलियन का एक्सपोर्ट 6 महीने में इस देश में हुआ। इस साल में, पूरे साल में उम्मीद है कि $20 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। ये कभी सोचा नहीं गया था। ये प्रोविज़न हुआ क्योंकि सरकार पीएलआई लेके आई इंडस्ट्री के अंदर, और अभी और पीएलआई आपके वाइट गुड्स के अंदर आ रही है, आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर पीएलआई आ रही है। जो भी चीज़ इस देश में इंपोर्ट होती है, सरकार का ये मानना है कि उसके प्रोत्साहन देके उस इंडस्ट्री को यहाँ पे डेवलप किया जाए। सरकार ने सोलर में एक इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आई है। आज पैनल इंडिया में बनते हैं, नहीं तो सारे पैनल इंपोर्ट होते थे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं इस देश के अंदर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए एक जो पावर है, सप्लाई है, जो बिजली है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं अब कि गाँव में भी 24-24 घंटे बिजली होना, और इंडस्ट्री के लिहाज से क्या बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती है? देखिए, इंडस्ट्री के लिहाज से बिजली ऐसी मिलनी चाहिए जो बिल्कुल ना कटे। 24 घंटे मतलब 24 घंटे विदाउट ब्रेक बिजली मिलनी चाहिए जी। तो शहरों में तो है ये बात, वो भी मेजर सिटीज़ में। बट दूसरी सिटीज़ में इसकी एक थोड़ी किल्लत है कि 1 या 2 ब्रेक निकल जाते हैं। और अगर आप छोटे टाउन में चले जाओ तो रेजिडेंशियल जगह पे कनेक्शन है, बिजली आती है, लेकिन 24 घंटे बिजली तो नहीं मिलती है लोगों को। ये एक फैक्ट है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से धीरे धीरे होगा वो। हाँ, ये उम्मीद करते हैं। और ये क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये समस्या है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी और तेज़ी से और कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक और बात सर, अभी लगातार जैसे हमने जिक्र किया, मैं इस बात की एफडीआई का जिक्र कर रहा था कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और ऊपर से जिस तरह से हमारे ताल्लुकात हैं और मुल्कों से, चाहे वो अमेरिका ने अभी टैरिफ का जिस तरह से ऐलान किया, इसको कितना प्रभावित मानते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को करेगा? देखिए, पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 25 और लगा के, क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेते हैं, 50% टैरिफ ले गए। ये 50% टैरिफ एक रोड ब्लॉक है कि आप हमारे देश के साथ बिजनेस ना करें, और उससे बहुत चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। आप मुरादाबाद में चले जाइए, मुरादाबाद सारा एक्सपोर्ट यूएसए में होता था, ब्रासवेयर बनता था, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट यूएस में बहुत ज़्यादा होता था। तो टेक्सटाइल मिल इस वक्त बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद है, क्योंकि 50% पे एक तरफ टैरिफ लग गया। बांग्लादेश में उतना टैरिफ नहीं है, तो वहाँ का जो बायर है वो हमारा सामान क्यों खरीदेगा? तो उसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट है। ये मैं समझता हूँ सिर्फ हमारे देश पे लगा है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से लगा है। बट खुशी की बात ये जो हमें नज़र आती है कि नेगोशिएशन चल रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट के, और कल भी पीयूष गोयल जी का एक मैसेज आया था कि बहुत एडवांस स्टेज में है, हो सकता है दिसंबर में ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक मैसेज दिखा कि ही इज़ वेरी होपफुल कि दिस विल बी रिजॉल्व। तो हम लोग भी होपफुल हैं ये रिजॉल्व होगा। तो आप मानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी की जो मजबूती है
कम से कम इस तरह के झटकों को हम सहन कर सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते। जब मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम हमारी 3 महीने से चल रही है, फिर भी हमने 8.2% से ग्रो किया है, इसका मतलब हमारी इतनी रेजिलियंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को, झटकों को झेल सकते हैं। आज देश के अंदर $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं इस देश के अंदर। आई थिंक वर्ल्ड के 3rd बिगेस्ट कंट्री होंगे हम, तीसरी कंट्री होंगे जिसके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं। इसका मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस है इंडिया की इकोनॉमी में, तभी उन लोगों ने आके यहाँ पे या तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है या यहाँ पर उन लोगों ने अपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है। वही फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास जो आया हुआ है। और हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अपने NRI के थ्रू भी आता है कि जो हमारे लोग विदेश में जाके काम करते हैं और वो पैसे को ट्रांसमिट करते हैं तो अपने NRI अकाउंट में रखते हैं, उसको भी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में डाला जाता है उसको। तो ये सब चीज़ों के बहुत रेजिलियंस है आज इस देश की इकोनॉमी में। निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। एक और लगातार सवाल उठता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात हो, निश्चित रूप से काम कर रही है, और ये आप एक एक्सपर्ट होने के नाते जानते हैं, बड़ी जिम्मेवारी आप पे रही है। PhD कॉमर्स के आप अध्यक्ष रहे, तो इस तरह के सुझाव जो अमूमन उस दौरान जब आप अध्यक्ष रहे और आप लोगों की तरफ से देश की इकोनॉमी को सही और बेहतर ट्रैक पे लाने के लिए दिए गए, क्या उन पे काम उस दौर में जो बदलाव हुआ, जब आपने इन सुझावों को देखा या इन कमियों को देखा, वो कितना बदलाव, वो कितना फ़र्क हुआ है? बहुत फ़र्क हुआ। देखिए, हम लोगों से कंसल्टेंसी ली जाती है हमेशा। सरकार ओपन है, हम लोग को इनवाइट करते हैं, जब भी बजट होता है तो इनवाइट करते हैं, और मौके पे समय समय पे हम लोगों से कंसल्ट करते रहते हैं कि इंडस्ट्री का क्या ओपिनियन है, हम लोग उसको देते हैं। उसी की वजह से देखिए, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तब सरकार लेके आई तो सरकार ने इतने सारे लॉस ख़त्म कर दिए जिनका कोई रेलिवेंस नहीं था। डीक्रिमिनलाइज किया बिजनेसेस को, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर पेनल्टी थी, पेनल्टी के अलावा आपको जेल जाने तक की नौबत लॉ में लिखी होती थी। जेल चाहे कम लोगों को भेजें, लेकिन उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी कितना तकलीफ करती थी आपको। तो गवर्नमेंट ने लॉस को चेंज करके डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उसकी वजह से पेनल्टी बढ़ा दी कि अगर ये छोटे छोटे कानून आपके नहीं उसको निभा पाए आप उसको, और गलती इंटेंशनल नहीं होती, काम करते करते ब्यूरोक्रेसी की वजह से कोई गलती हो जाती है, तो उसको भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी पहले। वो सब प्रोसीडिंग्स बहुत लॉज में निकाली है और ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज चल रही है। हम देख रहे हैं कि हर साल ये 3rd वर्जन आ रहा है डीक्रिमिनलाइजेशन का, जो सरकार लेके आई है अभी। तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेलकम पॉलिसी। जिसे हम पहले इंस्पेक्टरी राज कहते थे, जी, वो बड़ी दिक्कत करता था बिजनेसमैन के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमने पिछले 10 सालों में इस तरह के एग्जाम्पल देखे कि इंडस्ट्रिस्ट को थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा, चाहे वो ED रेड हो, चाहे वो इनकम टैक्स की रेड हो, GST की रेड हो, इस तरह की चीज़ें। क्या जो उद्योग जगत है उसको थोड़ा सा देखिए, मैं मॉरली डाउन करती है? देखिए, क्या है, मॉरल अलग अलग लेवल के लोगों से देखना पड़ेगा। एक MSME लेवल से देखना पड़ेगा, एक मीडियम लेवल से देखना पड़ेगा, एक लार्ज इंडस्ट्री के लेवल से देखना पड़ेगा जी। तो मैं समझता हूँ ये लॉस सरकार ने कॉमन बना रखे हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर में सोचना पड़ेगा, एक जो छोटा व्यापारी है, 10 लोगों को 15 लोगों को लेके काम कर रहा है, उसको इतने लॉस के बर्डन क्यों पड़े उसको। एक बड़ी संस्था है जो एक लार्ज इंडस्ट्रीज है, वो अपने यहाँ लोगों को रख के उसको संभाल के काम कर सकती है। बट एक छोटे से व्यापारी के यहाँ अगर आज ED की रेट किसी छोटी वजह से पड़ जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक है। एक दूसरा है, इंडिया के अंदर एक रिस्क कैपिटल नहीं है। रिस्क कैपिटल से मतलब है, आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप है, स्टार्टअप लेके आप लोन लेके काम शुरू करते हैं जी, और किसी वजह से वो बिजनेस आपका नहीं चल पाता क्योंकि आपने एक रिस्क लेकर नया बिजनेस शुरू किया है, बिल्कुल नई फील्ड में काम शुरू किया है, तो उस वक्त आपकी हालत खराब है। फिर क्यों? आपको नेगेटिव नज़र से देखा जाएगा कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो सरकार का पैसा लेके वो आपने जो उधार किया तो आप पैसा गड़बड़ काम किया आपने। तो आई थिंक एट समवेयर फ्यूचर में सरकार को एक रिस्क कैपिटल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आज फॉरेन कंट्री में US में लॉ है, आप एक नया स्टार्टअप करिए, आपको करोड़ों रुपए का लॉस हो गया जी, उसको कोई नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखता। अगर आपने गलत काम किया तो गलत काम पॉइंट से देखेंगे। आप कल दोबारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया आइडिया लेके नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एक रिस्क कैपिटल, एपिटाइट फॉर रिस्क कैपिटल इस देश में आनी पड़ेगी ताकि नए नए लोग आएँ और नए नए स्टार्टअप आएँ, आइडियाज़ लेके काम करें। दैट इज़ हाउ दिस इनोवेशन कल्चर वुड कम इन द कंट्री।
तो इस तरह के सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा चुके पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं, बात करते हैं, सरकार भी विचार करेगी। हम बोल देंगे तो कल उसको इम्प्लीमेंट करके लॉ नहीं बना देगी, वक्त लगता है, वक्त लगता है उसको, सब एंगल से उसको विचार करना पड़ता है। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपने मेरे से पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। ये जो आपने बात की कि नए छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना, ये जो लोन जिस तरह से गवर्नमेंट को एक रिस्क कैपिटल रखना चाहिए, अभी आप देखते हैं कि MSME की हम बात कर लें, आप तो PhD कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं, उस लिहाज से जितना छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, वो स्थिति क्या बन पाई है 10-12 साल में? उस पर क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, बट लेकिन मैं समझता हूँ और ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूव करने का। आज भी उनको जो बेसिकली फंडिंग मिलती है वो बैंकों से मिलती है, और बैंकों से फंडिंग सरकार चाहती है कि फ्रीली मिले, बट जब बैंक के पास जाते हो तो वो सबसे पहले पूछते हैं भाई आप गिरवी क्या रखेंगे। तो अब जब गिरवी रखने की बात है, अगर एक MSME आदमी है, उसने काम शुरू कर रहा है, अगर उसके पास गिरवी रखने को होता तो शायद वो काम भी नहीं करता। ठीक बात है। तो वो ये जो नेचर है ना बैंकों की, सरकार कितना ही काम करे, लेकिन एक बैंक का अधिकारी समझता है या उसके सीनियर लोग समझते हैं भाई आप क्यों रिस्क ले रहे हो। तो वो कहता है भाई आप बताइए क्या मॉर्टगेज करने को आपने बोला जी जो मैं वर्किंग कैपिटल ला रहा हूँ या जो मशीनरी ला रहा हूँ वो आपको मॉर्टगेज करते हैं। कहते उससे तो पूरा नहीं पड़ेगा, आपके पास पर्सनल चीज़ क्या वो मॉर्टगेज कर दीजिए। एक बड़े बड़े उद्योगपतियों को पर्सनल गारंटी नहीं देनी पड़ती। मैं यहाँ पे आपके सामने बात रखता हूँ जी। अगर आज एक लार्ज स्केल कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, अगर आज उसको लोन लेनी है तो उसके डायरेक्टर को पर्सनल गारंटी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन छोटे से छोटे उद्योगपति को पर्सनल गारंटी देनी पड़ती है। पर्सनल गारंटी का मतलब ये होता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया, 10 लाख का आपने लोन लिया, 10 लाख का लोन फेल हो गया, 5 लाख रह गए, तो आपका मकान बेच के वो पैसे इकट्ठे कर लेंगे क्योंकि आपने पर्सनल गारंटी दी है। तो आदमी की सेफ्टी तो खत्म हो गई ना सर। तो मेरा तो यहाँ तक कहना है कि पर्सनल गारंटी छोटे बिजनेसमैन की कभी नहीं लेनी चाहिए। तो इस गैप को पूरा करने के सुझाव क्या हैं आपके? नहीं, मैंने तो आपको बताया। ये तो देखिए अब सरकार दोनों एंगल से देखना है। उनके NPAs होते थे पहले, किसी वजह से होते थे क्योंकि गलत आदमियों को लोन दे दिए जाते थे, सैंक्शन होते। ये सरकार ऐसा फोर्स नहीं करती है कि गलत आदमियों को लोन दो। इसलिए आज की तारीख में जहाँ तक मेरा वो आइडिया है, जो NPAs हैं सिर्फ 0.5% रह गए ऑफ द टोटल कैपिटल, जो कि एक ज़माने में 10% तक NPA पहुँच गए थे। तो जब NPA कम होने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है सरकार कहेगी भाई रिस्क लीजिए आप इनको मत करिए। बैंक समझता है कि मैंने अगर उसका पर्सनल गारंटी ले ली और उसको चीज़ को मॉर्टगेज कर लिया तो मैं सेफ हो गया। तो मैं तो उसको बोलता साहूकारी है फिर आपकी, फिर आप इंडस्ट्री को नहीं हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप तो लोन दे रहे हैं और लोन के ऊपर ब्याज कमा रहे हैं। दूसरे जिससे लोन लिया आपने, जिससे पैसे दिए उसको कम पैसे दे रहे हैं, तो आप तो साहूकारी करके पैसे कमा रहे हैं। बैंक का काम होता है क्योंकि प्रॉफिट है तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। बिजनेस में भी रिस्क लेता है, वो पैसा लगा के काम करता है तो रिस्क लेके काम कर रहा है वो, तो बैंक को भी रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है ये बात, बैंक और सरकार बैंकों को समझा पाए और बैंकों को समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छी बात है ये। इस तरह से निश्चित रूप से जो छोटे उद्यमी हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक गैप भरना ही होगा क्योंकि हम अमूमन देखते हैं, और सर ने भी कहा है कि बड़े उद्यमी हैं उनको ज़रूरत नहीं है, उनका केवल नाम चलता है और वो बड़े उद्यमी बड़ा पैसा लेके भी चले जाते हैं, ये भी स्थिति बन जाती है। ये ठीक बात है सर कि ये लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, FDI की बात हो या दूसरे जो काम हैं जिस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत सारी चीज़ें सरकार ने सुधार की हैं, लेकिन अभी भी सवाल गलियारों में यही उठते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए उसने चाहे पढ़ाई की है या जो स्किल है वो भी अभी उससे वंचित है। उस लिहाज से सरकार, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, जिस स्किल डेवलपमेंट हालांकि उन्होंने चलाया, पर वो ज़मीनी स्तर पर उतना मजबूती से काम नहीं किया। मैं ऐसा नहीं मानता नहीं किया, काम किया है, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। और सरकार ये भी चाहती है और होना भी ये चाहिए कि ज़्यादा स्टार्टअप देश में होने चाहिए। 1 लाख स्टार्टअप हैं इस देश के अंदर, और हमने कुछ स्टार्टअप का सक्सेस देखा पब्लिक में आके, उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया है उन लोगों ने। और जब स्किल डेवलपमेंट करके लोग बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे अपने, तो फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि इस देश की जो एक सबसे बड़ा एक एसेट है वो यंग पॉपुलेशन है जी। आज इंडिया की एवरेज एज 27 साल है। अब हर एक आदमी को जॉब स्किल लेने के बाद भी मिल रहा है, लेकिन असली में आप मेरे से पूछें इंडस्ट्री में क्या है, हमको स्किल लेबर मिलती नहीं है।
आज मुझे एम्प्लॉयमेंट करना है, मुझे 500 लोग चाहिए स्किल्ड लेबर के, तो मिलते नहीं है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। आज इंडस्ट्री में जाके बात करिए आप, जो कहने को कहा जाता है डिस्कशन करने के लिए कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं दूसरी बात बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में मैं एक नहीं, मैं 100 इंडस्ट्रीज आपके सामने खड़े कर दूंगा। हर कोई कहेंगे यार मेरे को जो रिक्वायर्ड स्किल का आदमी नहीं मिलता। तो ये वजह क्या है सर, ये गैप क्यों? क्योंकि हमारे पास ना यूथ की कमी है, ना जनसंख्या की कमी है। दिस इज कॉल्ड कि मैच मेकिंग में कहीं ना कहीं तो फर्क है। तो सरकार इस चीज़ को, सरकार तो कह रही है ना कि लोगों को भी आप जाइए, अपने स्किल सेंटर खोलिए, स्किल सेंटर खोलने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। मैं अब छोटी सी बात पूछ लीजिए, आप जाके पूछ लीजिए भाई आपको कितने ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर नहीं मिलके देगा आपको। तो देयर इज अ गैप बिटवीन द स्किल्ड पीपल। So the point is this: we have to have more institutions to skill the people. We need to change their values of the people, how to deal with the public. And if ये चीज एनरोल होता जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट की कोई तकलीफ नहीं है इस देश के अंदर। पीपल डू रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट। हालांकि पीएम की तरफ से तो ये स्किल इंडिया करके एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ। स्किल इंडिया के तहत बहुत ज़्यादा काम भी चालू है। बट मैं यहाँ फिर ये बात आपके सामने दोहरा रहा हूँ, आप यहाँ पे पूछ लीजिए सिविल इंजीनियर्स को जाके, पूरे एनसीआर में पूछ लीजिए आपको मिस्त्री चाहिए, कितने मिस्त्री मिलेंगे आपको? मिस्त्री की शॉर्टेज चल रही है जन आपके कंस्ट्रक्शन में। वही स्किल्ड लेबर जो भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हाँ, वो मुश्किल है। और कहने को हम ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बड़ा बेरोजगारी उसकी है जो मेहनत नहीं करना चाहता, बेरोजगारी उसकी नहीं है जो मेहनत कर, स्किल लेके मेहनत करना चाहता है। मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ। सरकार के लिए अगर 100 लोग खड़े हैं लाइन पे तो 100 बराबर हैं, बट जो इंडस्ट्री है वो कहती है 100 में से कितने अच्छे लोग हैं मैं ले लेता हूँ। ये फर्क है थोड़ा सा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि इस तरह के जो स्किल्ड, चाहे लेबर हो चाहे मैन पावर हो, वो जो गैप है, हालांकि कोशिश सर ये बता रहे हैं, ये मान भी रहे हैं कि ज़मीन पर चाहे स्किल इंडिया की बात हो और बहुत सारे ट्रेनिंग संस्थान खोलने की बात हो, ये चीज़ हो रही है, लेकिन अभी भी एक गैप है। सर अगर बात करें जिस तरह से हमने क्योंकि आपका बड़ा अनुभव रहा है पीएचडी कॉमर्स के अध्यक्ष के तौर पे, ये सारी चीज़ें उसके नाते एक और बड़ी सर के बारे में हम बता दें, जिस तरह से श्री श्री रविशंकर जी के ट्रस्ट के तो ट्रस्टी हैं ही। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी जानकारी में शायद नहीं है कि गायों के लिए विशेष तौर से, क्योंकि हमारे लिए खासकर इस देश के लिए बड़ी पूजनीय होती हैं, उनके लिए एक खास तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना है। सर उसके विषय में और बता दीजिए। नहीं, मुझे खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर गायों की प्रजाति के ऊपर, गायों के पंचगव्य के ऊपर, परखम एक जगह है मथुरा के पास में, वहाँ पर एक ऐसा प्रकल्प रखा गया बनाने के लिए, जिसके ऊपर एक रिसर्च होगी कि ये पंचगव्य के ऊपर कौन सी प्रजाति के ऊपर ये क्यों काम करता है। क्योंकि हम लोगों की बिलीफ है कि ये पंचगव्य आपको हेल्प करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं किया गया कि ये किस तरह से करते हैं। और वर्ल्ड की कम्युनिटी सिर्फ ये देखती है, साइंटिफिकली प्रूफ देखती है। तो उसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए ये रिसर्च सेंटर करीब 200 करोड़ रुपए लगा के, और वो भी जनता के उससे आएगा, वेलफेयर से मिलेगा वो हमको, वो ऐसा करने के लिए मुझे खुशी हो रही है। इस प्रकल्प में हम लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात बताई है। गायों को लेकर अमूमन बहुत सारे, क्योंकि हमारी आस्था है, इसके अलावा हमारे इस समाज में हम जब छोटे थे तब भी गाय के मूत्र की बात हो या उनके जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें, दूध उनका बड़ा उपयोगी माना जाता है। तो इस पे बात ये आती है कि अगर ये पूरी तरह से साइंटिफिक तय हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो हम अपने बिलीफ है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। देखिए, एक होना बिलीव करना और एक साइंटिफिकली प्रूव करना। जो दुनिया है वो साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ को मानती है, हमारी आस्था को नहीं मानती है। हमें भगवान में आस्था है, भगवान को हम प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन जो हमारे पंचगव्य हैं, पंचगव्य क्यों बेनिफिशियल है उसको प्रूव करना ज़्यादा आसान है साइंटिफिकली। तो दीनदयाल जी की जो जन्मस्थली है, वहीं पर ये चीज़ दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति एक संस्था बनाई गई है,
और उस संस्था के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है। कब तक पूरा होने की उम्मीद है? चालू हो चुका है काम वहाँ पे, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेबोरेटरी लगाई जा रही है, रिसर्च चालू हो जाएगी, तो 100% 2 साल के अंदर पूरा 100% चालू हो जाएगी। बट धीरे धीरे करके काम शुरू हो चुका है वहाँ पर। निश्चित रूप से गाय केवल हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, हमारी आस्था तो है ही एक। अब क्योंकि मैं जो लगातार बात हो रही थी, अमूमन क्या है कि पानी को लेकर इतनी सारी भ्रांतियां हैं। साफ पानी तो मतलब ये मानिए कि सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि पानी साफ सभी को मिले, जल घर योजना से लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में। जिस तरह से आप इंस्पायर हुए थे कि साफ पानी को लेकर और क्या कदम उठाए जाएं कि हर हिंदुस्तानी को कम से कम पीने के लिए तो शुद्ध पानी मिल जाए। ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पानी देखा जाए तो पानी की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैं आपको थोड़ा फिलॉसफिकल बताता हूँ जी। पानी इज एक कैरियर। पानी न्यूट्रल है, जिधर जाता है वो चीज़ को अपने में समेट लेता है। आप पानी पीते हैं ताकि आपकी बॉडी में जितने भी रसायन बनते हैं वो सब पानी उसको अपने में एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन करता है। खून भी पानी है। जब ये अच्छी चीज़ों को लेके जाता है तो साथ में जो नहीं ज़रूरत है वो भी चीज़ साथ में लेके जाता है। अब आप ये देखिए, जितने केमिकल्स लास्ट 100 साल में इस्तेमाल हुए हैं, ये 100 साल की हिस्ट्री है, उससे पहले केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते थे। आपने कभी सोचा ये केमिकल कहाँ जाते हैं? केमिकल मरते तो नहीं है। बिल्कुल जी। एक केमिकल से दूसरे केमिकल से तीसरा। आपने साबुन से नहाए, वो साबुन कहाँ गया? पानी में गया। तो गंदे पानी में निकल गया। आपने कपड़े धोए तो पानी है गंदा, निकल गया। अच्छा, उसके बाद कहाँ गया? आप भूल गए। वो नाली में गया। नाली के बाद कहाँ गया? वो नदी में गया। तो केमिकल तो नहीं मरा ना, केमिकल तो पानी में ही रहा। और वो जो समुद्र में पानी गया, वो पानी ऊपर भाप बन के उड़ गया, वापस नेचर में आ गया। वो केमिकल कहाँ गया? केमिकल समुद्र में ही रहा। अब इसका एग्जाम्पल आप नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा धीरे से समझाता हूँ जी। आप खेती करते हैं, हम लोग को खेती की शॉर्टेज थी। हमने कहा फर्टिलाइज़र बनाए, हमने केमिकल फर्टिलाइज़र बनाए। उसकी वजह से आज हमको हमारी उपज बढ़ी और आज हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, जब ये हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र जाता कहाँ है? ये सारा फर्टिलाइज़र हमारी सब्जियों के अंदर नहीं आता। ये तो जब पानी हम डालते हैं तो ज़मीन के अंदर जाता है फर्टिलाइज़र। तो हमारा इतना केमिकल जो है, जब हम सबसॉइल पानी निकालते हैं, रिवर का पानी पूरा नहीं निकलता, जब सबसॉइल पानी निकालते हैं उसमें पेस्टिसाइड साथ में आता है। तो पेस्टिसाइड जो इंसेक्टिसाइड हमने यूज़ किया, स्प्रे करने के लिए यूज़ किया कि कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करें, वो भी पानी में आता है। अब जब पानी की सतह थी अगर 10 फीट थी, नीचे गिर के 100 फीट हो गई। जितना आप नीचे जाएंगे उतने ज़्यादा मिनरल्स पानी के अंदर आते हैं। अब ये हमारी विडंबना है कि उस पानी को हम पी नहीं सकते, उसको पानी को साफ करना जरूरी है। अच्छा, सरकार पानी साफ भी अगर आपको करके दे दे नल पे, तो सरकार कहाँ देगी? जहाँ आपका प्लांट है वहाँ देगी। बिल्कुल। उसके बाद उस पानी को ट्रांसपोर्ट किया गया लाइन से। अब वहाँ पे सीवेज का लीकेज है उस पानी में, 10 साल के बाद की पुरानी, 20 साल पुरानी लाइन है, तो सीवेज पानी में मिल गया। चलिए, वो भी मीटर पे भी आपको सही पानी दे दिया। मैं यहाँ पे आगे आपके साथ चलता हूँ। आपकी मीटर पे सही पानी मिल गया। वो पानी कहाँ गया? आपके घर में ऊपर की टंकी में गया। अब ऊपर की टंकी में जाके खोल के देख लीजिएगा, आप साल खोल के देख लीजिएगा उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे और कितने उसमें चीज़ें मरी पड़ी मिली होगी। वो पानी आपके नल में आया। अगर किसी के घर 40 साल पुराना है तो उसके अंदर रस्ट लग गया पाइपलाइन में, तो पानी आया तो रस्ट साथ में आ गया उसके। तो आप तो कह रहे हैं भाई नल से पानी ले रहा हूँ, नल का पानी ठीक नहीं है। नल का पानी तो खराब होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये एक चीज़ को समझना होगा। अब जो पानी को आपने नहाना है और जो पानी से आपने कपड़े धोने हैं, वो पानी चल जाएगा उसके लिए, वो क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी है, बहुत छोटी इम्प्योरिटी है। लेकिन जब आप उसको पीने जाएंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना है, आने वाले समय में जो हम एज ए ह्यूमन रेस, हम लोग जिस तरह का लाइफस्टाइल है हम लोगों के रहने का, अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो पानी तो शुद्ध रहने वाला नहीं है कि आप
पानी को स्टोर करके और उसको नल से ऐसे पी लेंगे। उसको तो आपको साफ करके पीना पड़ेगा, पीने के पानी को तो, और करेंगे तो आप अपनी सेहत को ठीक रखेंगे। तो सर ये जल ही जीवन है और जीवन में इस तरह की मिलावट रहेगी तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमको पुराने ज़माने में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम केमिकल ही ना इस्तेमाल करें, तो हो सकता है हमको ये चीज़ मिल जाए। अगर हम खेती है बगैर केमिकल के करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी। आपको एक और तकलीफ बताऊं पानी में, जब आपने सवाल पूछा, सबसे बड़ी आज की तारीख में जो लास्ट 10 साल की स्टोरी है, इज माइक्रो प्लास्टिक्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे एक कण होते हैं वो पानी में मिलने शुरू हो गए हैं। आप कहोगे कण कहाँ से आ गए प्लास्टिक में? हर चीज़ प्लास्टिक की बन रही है, आपकी पाइपलाइन प्लास्टिक की बन रही है। अच्छा उसको छोड़िए, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, ये माइक्रो प्लास्टिक कहाँ से आता है। हम सब लोग कपड़े पहनते हैं, पॉलिएस्टर है उनमें, और कपड़े हम धोते कहाँ पे हैं? कपड़े हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं। जब वॉशिंग मशीन में ये पॉलिएस्टर कपड़ा धुलता है, जब घूमता है पॉलिएस्टर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा धागे उसमें निकलते, रेशे निकलते हैं जी। जो पानी रिजेक्ट होके जाता है उसमें सारे रेशे होते हैं। ये रेशे एक बार निकल गए और जो पानी में जाते हैं तो वो पानी में मरते थोड़ी है रेशे, ये पानी में रहते हैं। और ये ज़्यादा हार्मफुल होने वाले आने वाले समय में, एज टाइम विल कम बाई दे विल बी मोर हार्मफुल। फिर आपके पास सोल्यूशन क्या है? या तो आप इस कंटेमिनेटेड पानी को पीजिए और आप अपनी हेल्थ ख़राब करिए। इस सेकंड ऑप्शन ये हमने एक बीड़ा उठा रखा है, यार इस पानी को भी साफ करके देते हैं, कम से कम आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी, तो वो भी हम कर रहे हैं उसके लिए। तो कैंट आरओ इसका समाधान है। जितना हमसे हो रहा है आज की तारीख में, नए नए चैलेंजेस आएंगे, नए नए चीज़ आएंगी, तो उनको हम साफ करके देंगे लोगों को। एक घर के अंदर अगर 4 प्राणी हैं, 4 प्राणियों को 14 लीटर 15 लीटर पानी पीना है, और थोड़ा और पानी पी के 20-25 लीटर पानी लेके उसको साफ करते हैं, तो इट विल बी लाइक एन अप्लायंस इन योर होम, एज ए सेफ्टी, एज एन इंश्योरेंस। आप अपना इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंश्योरेंस लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक अच्छा पानी पी के अपना हेल्थ इंश्योरेंस कर लें, यार कम से कम ये तो ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से ज़रूरी है। ये जो पानी है ये महज कहने भर की बात नहीं कि जल ही जीवन है, लेकिन सर ने जिस तरह से ये इसकी गंभीरता बताई है कि पानी हम जो पी रहे हैं वो किस तरह से हमारे ही कर्मों के द्वारा वो दूषित होता जा रहा है, और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात और सर, कि इसका जो अंजाम है वो मतलब 25% लोग, चाहे वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हों या ये केमिकल जो भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं उनमें, लेकिन जो 70% लोग हैं जिनका इनसे लेना देना नहीं है, मैं गांव और शहरों के बीच के अंतर की बात कर रहा हूं, उन्हें तो एक तरह से सज़ा मिल रही है। देखिए, ये अगर हम अपना डेवलपमेंट देखेंगे तो अर्बनाइजेशन इज़ नॉट नेचुरल। अब मैं ह्यूमन रेस के ऊपर जा रहा हूँ अभी। आपको जितने भी आप अननेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए चैलेंज तो पैदा करेंगे। हम लोग सोचते थे एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है जब इसका इजाद हुआ था, बट हमने सुन पाया कि एंटीबायोटिक इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। अब आयुर्वेदा की तरफ लोग जा रहे हैं। क्यों आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं? कि जितनी भी आपकी इंग्लिश मेडिसिन है वो आपके सिम्टम को ट्रीट करती हैं, जड़ तक नहीं जाती हैं। जड़ तक आयुर्वेदा जाता है। अब हमने देखा कि लोग खाने पे ऑर्गेनिक के ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ऑर्गेनिक पे? उन्होंने देख लिया जहाँ केमिकल्स यूज़ करके आप खेती करते हैं वो खेती में केमिकल्स आते ही आते हैं उसके अंदर से। तो ये जो हम लोगों का एक जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो अर्बनाइजेशन इज़ नॉट नेचुरल। सो वी हैव टू गो बैक टू नेचर टू हैव मोर क्लीन एंड हेल्दी लाइफ इन फ्यूचर। और जो टेक्नोलॉजी है ये मदद नहीं करेगी हमारी? नहीं, ज़रूर मदद करेगी टेक्नोलॉजी। जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है तो पता लगता है इसमें भी थोड़ी खामी है, फिर आदमी उस टेक्नोलॉजी को फर्दर अपडेट करता है। ये बड़ी प्यारी बात बताई है। वैसे अगर समझे तो ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम बहुत सारी, चाहे शहरीकरण की बात हो, ढेर सारी तकनीकों को खोजने की बात हो, लेकिन अगर असली सरल सादगी और स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी वही शैली है जिसे हम छोड़कर यहाँ आए हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अपने को एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा। कि बैलेंस व्यू ये है कि हम पुराने ज़माने में भी नहीं रह सकते और हम जो एक मॉडर्न लाइफ जो फास्ट
पेस में लेन चल रही है उसी को सही माने, वो भी ठीक नहीं है। तो अब संतुलन बनेगा कैसे? संतुलन बनाना पड़ेगा हमको। ये इवोल्यूशन प्रोसेस है, मैं इसको इवोल्यूशन कहता हूँ कि जैसे इवोल्यूशन हो रहा है इसमें भी इवोल्यूशन आएगा। हम खामियों को छोड़ते चलेंगे, आगे चलेंगे। अब छोटा सा देख लीजिए, आईसी इंजन डिजाइन हुए थे आज से 100 साल पहले, और ये समझा गया था कि ये एक नई जनरेशन पैदा हुई है कि हमको पावर मिल रही है फ्यूल से। ये फ्यूल कितने साल रहेगा? अब इतना कार्बन हमने निकाल के और कार्बन एटमॉस्फेयर में डाल दिया है, और हमारे पास फ्यूल फ्यूचर में होने वाला नहीं है। फिर हम नेचर की तरफ गए, भाई सन की तरफ देखो, हवा की तरफ देखो, उससे बिजली बनाओ, लेकिन उस बिजली को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना ये एक हमारा फर्ज है। अगर उस बिजली को हम सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे, अननेचुरल वे में इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी तकलीफ होगा। आज हर कोई आदमी एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में रहना चाहता है, गर्मी बहुत है। मैं समझता हूँ ये भी एक अननेचुरल फिनोमेना है। शायद अगर पूरे पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल ठीक बात। तो ये अपने को चैलेंज करना पड़ेगा कि नेचर को चैलेंज करना अच्छा है एज ए ह्यूमन बीइंग, बट उसको कितना चैलेंज करें और कितना कंफर्ट में रहें और कितनी चीज़ों को हम संभाल के चलें। अब एक नॉर्मल आदमी और हर चीज़ को हमने प्राइस में टैग में बांध दिया है। एक आदमी चाहे तो यूएस में चले जाइए, 10 बाल्टी से पानी से नहाता है एक दिन में। दूसरा हमारे गांव में चले जाइए, उसको आधी बाल्टी पानी भी नहीं मिलती है। ये नेचुरल रिसोर्स है, ये कॉमन शेयर करना है हमें। और हमारी संस्कारों में लिखा हुआ है ये जो रिसोर्सेज हैं इसको खाली ह्यूमन बीइंग पे शेयर नहीं करना, इसको हर प्राणी को शेयर करना है। पीने का पानी खाली हमें नहीं चाहिए, हर प्राणी को चाहिए पीने का पानी, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, सबको चाहिए। तो रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो सबके लिए शेयर करने वाली बात है। जी बिल्कुल, एक वाइज यूटिलाइज होना चाहिए रिसोर्सेज का, और हम इंसान होने के नाते ये मान लेते हैं कि सारा हक हमारा है और प्राणियों का भी उस पर उतना ही हक है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो ये बात लगातार होती है कि जल को बचाए रखना है और जल से ही हमारा पूरा जीवन चलता है, ये बात बड़े सरल शब्दों में सर ने बताई है। एक और बात सर, आखिरी एक सवाल आपसे लूँगा कि आपने जल को तो शुद्ध करने के तरीके भी बताए और ये जीवन को शुद्ध करने के, क्योंकि आप श्री श्री रविशंकर जी के ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और आप बेहतर है, क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी भागदौड़ में। केवल जल का फैक्टर ये शुद्ध हो जाए, इसके अलावा जीवन को शुद्ध कैसे करें, जीवन को सरल और कामयाब कैसे करें? आप एक बहुत इंटरेस्टिंग आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी, और श्री श्री रविशंकर जी के सामने मेरा कहना तो ठीक नहीं है, बट जो मैं उनकी थोड़ी सी चीज़ों को समझाऊं। जी, पहले फैक्ट को देख लेते हैं। आज देखिए हर एक आदमी का मन विचलित है और यूरोप के अंदर 28% लोग डिप्रेस्ड हैं, प्रोजेक्ट खा खा के जिंदा रहते हैं सुबह शाम तक। हमारे देश के अंदर भी सबसे बड़ी है कि 2 चीज़ें हैं आज के लोगों के ऊपर, एग्रेशन और डिप्रेशन। या तो बहुत एग्रेसिव है हम लोग, जो इतना भी हमारा यूथ है, या वो डिप्रेस्ड है, यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये जीवन शैली को चैलेंज करना पड़ेगा अपने को कि हम पेंडुलम की तरह से डिप्रेशन और एग्रेशन की तरफ आते जाते रहे हैं। और ये उसका मूल कारण हमारे मन की स्थिति है। ये जो मन है ये दौड़ रहा है, और मन किस तरफ दौड़ रहा है ये आदमी को नहीं मालूम है। तो उसका विकल्प आर्ट ऑफ लिविंग ने ढूंढा है, और उसका सल्यूशन, विकल्प नहीं, उसका सल्यूशन आर्ट ऑफ लिविंग ने ढूंढा है। और गुरुदेव ने सुदर्शन क्रिया का इजाद किया है। आदमी 20 मिनट अपने लिए निकाले दिन पे। सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, पुरानी मतलब योग की एक विधि है, उसके साथ मेडिटेशन। आप 20 मिनट मेडिटेशन में बैठिए, आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आप अपने पे विचार कर सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं ठीक है। बैलेंस्ड लाइफ में आप चलिए। आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुश रहें, और आपकी खुशी कोई ले नहीं सकता जब तक आप अपने में दुखी ना होना चाहें। और ये आज एक पॉसिबिलिटी है आपके पास, आप अपने मन को उस स्थिति में आ सकते हैं, और आपको आना चाहिए तो आप खुशी मिलेगी। आप क्या प्यारी बात बताई है।
आप तय करिए कि आपको खुश रहना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर सके। सर ने बिल्कुल कहा है कि शुद्ध जीवन के लिए आवश्यक है कि अपने मन को प्रसन्न रखना जितना हो सके, और बाहरी जो चीज़ें हैं उनके इन्फ्लुएंस से, उनके प्रभाव से आप दूर रहें। एक सवाल दरअसल टीडीएस को लेकर हम बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। बस मैं इंटरव्यू वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टीडीएस, आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, आईटी कानपुर से आपने किया, ये टीडीएस का जो विषय है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर समझा दीजिए। टीडीएस का पूरा फॉर्म है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जी। एक जो प्योर पानी होता है, अगर पानी को आप डिस्टिल कर देंगे, डिस्टिल करने के बाद जो पानी को इकट्ठा करेंगे उसमें टीडीएस देखेंगे तो जीरो होगा। एक टीडीएस जो होता है, जैसे जैसे पानी जिस जगह से बहता है, नदी से बहता है, कहीं से बहता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर देता है। सो टीडीएस भी कौन से एलिमेंट से बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैल्शियम से बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट आते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आते हैं, या जो भी चीज़ आती है वो उसको टीडीएस बोला जाता है उसके अंदर से। जितने आप ग्राउंड से नीचे से पानी निकालेंगे, 500 मीटर या 100 फीट से भी निकालेंगे, तो जितना जीते जा जाएंगे उसका टीडीएस पानी का बढ़ता जाएगा। इस देश में अगर ट्यूबवेल के पानी को निकालेंगे जी, तो टीडीएस 200 से लेके और आपको 2000, 3000, 4000 बड़ा कॉमन टीडीएस आएगा। अगर आप नदी का पानी निकालेंगे, जैसे यमुना जी का पानी आप ले लेंगे, तो उसका टीडीएस करीब 100 के आसपास होगा। ये नेचुरल फिनोमेना है पानी का होना। सरकार की स्टडी के हिसाब से और ये जो स्टैंडर्ड्स निकले हैं उसमें ये कहा गया कि अगर टीडीएस 500 से ऊपर है तो वो पानी तो पीने लायक है ही नहीं बिल्कुल जी। एक बात। दूसरी बात, सरकार ने ये भी कहा है कि मिनिमम टीडीएस कितना होना चाहिए स्पेसिफाई नहीं किया। अगर आपका पानी 0 टीडीएस भी सरकार ने कहा है वो पानी ठीक है। अब कॉमन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं जी। कॉमन प्रैक्टिस में हमने ये पाया, हमने करीब 1 करोड़ वाटर प्यूरीफायर लगा चुके हैं हम लोग, इस देश के लोगों के एक्सपीरियंस मेरे पास है। जब पानी का टीडीएस 50 और 100 के बीच में होता है वो पानी टेस्ट में मीठा पानी होता है। जब 50 से नीचे हो जाता है वो पानी कड़वा नज़र आता है। जब 100 से ऊपर हो जाता है तो पानी भारी नज़र आता है आपको। तो ये आरओ प्यूरीफायर में हम पानी का टीडीएस कम कर देते हैं, और हम खास करके कैंट में ऐसा वाटर प्यूरीफायर बनाते हैं टीडीएस को हमेशा 50 और 100 के बीच में रखते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ कम हो जाती हैं उसके अंदर, विद इन लिमिट हो जाती हैं, पानी पीने में मीठा लगता है और पानी प्योर लगता है उस हिसाब से। तो ये टीडीएस का मतलब है। इतने आसान शब्दों में कोई नहीं बता सकता, और खुद कैंट आरओ के संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं महेश गुप्ता जी, वो बता रहे हैं। और ये हम सब लोगों के लिए ये तो अब तय हो ही गया है कि 500 से ऊपर का जो टीडीएस है वो बेहद खतरनाक होता है, और 50 और 100 के बीच में टीडीएस है तो वो शुद्ध है पानी पीने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।